अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से। मुल्की सियासत में एनआरओ की गूंज, क्या हुकूमत कोई डील कर रही है? अफवाहें हैं, कयास आराइयां हैं। इस पर वजीर आजम का दो टोक बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने साफ बता दिया है डील तो किसी से नहीं हो रही। इमरान खान ने एनआरओ की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तनकीद का जायजा लिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, डील ढील और एनआरओ, क्या कहना था वजीर आजम का? देखें, एक अहम इजलास था जिसमें पार्टी की सीनियर क्यादत के साथ साथ जो स्पोक्समैन है, जो रोज टीवी शोज में बैठते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वजीर आजम ने ये वाजे कर दिया है कि किसी से भी कोई डील नहीं हो रही। ये एक आला सतही इजलास था जिसमें ये वाजे किया गया कि हुकूमती मौक़िफ़ अवाम तक मुस्बत अंदाज में फौरी तौर पर पेश किया जाए। शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन PSC किरदार पर इज़हार तशवीश की गई। नैब के ज़ेर तफ्तीश शख्स की जानिब से इस ओहदे पर रहना बिल्कुल गैर इखलाकी है, शुरा की तरफ से कहा गया। जब अलीम खान के इस्तीफे की बात आई तो उस इस्तीफे को प्रेस किया गया और कहा गया कि अलीम खान ने गिरफ्तारी पर इस्तीफा देकर इखलाकी बरतरी हासिल की है। PTI करप्शन के खात्मे की बुनियाद नजरिए से किसी भी नजरिए से पीछे नहीं हटेगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर शहबाज शरीफ के बतौर चेयरमैन PSC किरदार पर इज़हार तशवीश भी इस इजलास में किया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। तब्दीली सरकार ने लीगी दौरे हुकूमत का एक और बड़ा करप्शन स्कैंडल ढूंढ निकालने का दावा कर दिया। वजीर मवासलात मुराद सईद ने इल्जाम लगाया कि मुल्तान सक्खर मोटरवे मंसूबे में एहसन इकबाल और शरीफ बरादरान ने अरबों रुपए का कमीशन खाया। नैब से एक्शन लेने का उन्होंने मुतालबा किया। वजीर आजम इमरान खान को भी उन्होंने आगाह किया। नवाज दौर में अपनों को नवाजने का एक और मुबैना मामला। मुराद सईद ने बड़ी करप्शन के सबूत हाथ लगने का दावा कर दिया। वजीर मवासलात के मुताबिक लीगी हुकूमत ने जावेद सादिक नामी शख्स को फ्रंटमैन बना रखा था। मुल्तान सक्खर मोटरवे मंसूबे में कौमी खजाने को कम से कम 60 अरब रुपए का चूना लगाया गया। एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान ये इस प्रोजेक्ट के किरदार है। हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। 259 अरब रुपए के मंसूबे का ठेका 406 अरब रुपए में दिया गया। दूसरी जानिब माजी में भी ऐसे इल्जाम लगने पर जावेद सादिक तरदीद करते रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट का कोई और भी ऐसा अहम करता धरता है जो बिजनेस पार्टनर हो आपके किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। उधर मुराद सईद पुरएतमाद हैं कि ये तो अजब करप्शन की गजब कहानी की पहली किस्त है। मुल्क को लूटने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। एहसन इकबाल ने मुराद सईद के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, उन्होंने CPEC जैसे अहम कौमी मंसूबे को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। लीगी रहनुमा ने तमाम तफसीलात जल्द कौम के सामने लाने का ऐलान कर दिया। शदीद अफसोस और दुख हुआ है कि मुराद सईद जो कौमी असेंबली के अंदर भी इमरान खान के फ्रंट मैन बन के हर वक्त आग लगाने के चक्कर में रहते हैं, इन्होंने CPEC जैसे कौमी मंसूबे को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया है। मैं अनकरीब इन हवाले से तमाम तफसीलात भी कौम के सामने पेश करूंगा ताकि कौम खुद फैसला कर सके कि कौन इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। तो मैं इसकी मुजम्मत करता हूं और हुकूमत को मुतनब्बे करता हूं कि CPEC जैसे कौमी अहम मंसूबे को ये मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करें। इमरान खान के पास ढील है न डील, बस धक्का है। वजीर रेलवे शेख रशीद एक बार फिर ऑपोजिशन लीडर पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन PSC नामंजूर। जमहूरियत के नाम पर चोरों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाया गया। स्पीकर कौमी असेंबली पर भी उन्होंने जमकर तनकीद की। कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। स्पीकर साहब, आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। मैं पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हूं, इमरान खान की वजह से चुप हूं।
PAC के बारे में मैंने गुजारिश की है इमरान खान साहब को, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। जिन लोगों ने इमरान खान से ये काम करवाया है, जमहूरियत के नाम पे चोरों को अकाउंट में लाया है, ये बारगेन कर रहे हैं। बारगेन नहीं होगी, इनकी सियासत यही है। ये कतरी से शुरू होते हैं और पथरी पे इनकी सियासत खत्म हो जाती है। इमरान खान के पास न डील है, न ढील है, न धक्का है, अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। और जाली अकाउंट्स केस नैब का बनता ही नहीं। GIT में हसास इदारों के अरकान का भला क्या काम। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल का जाली बैंक अकाउंट केस, अदालती फैसले पर अमल दरामद का मामला। नैब ने इब्तदाई पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी, मगर जाली की आदत कहती है इस मामले में भला नैब का क्या लेना देना। कानूनी जंग में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप मालकान के बाद अब सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मोर्चे संभाल लिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग दरखास्तें दायर, 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। जाले चेयरमैन ने नजरसानी दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया है कि यह मामला नैब का तो बनता ही नहीं, सीधा सीधा बैंकिंग कोर्ट का केस है। साथ ही JIT की तश्कील और इसमें हसास इदारों की नुमाइंदगी पर एतराज कर दिया। दरखास्त में बुनियादी हकूक से हटकर इनफरादी अज खुद नोटिस पर भी सवाल उठा दिया। कहा अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात हैं क्या, तय किया जाए। सिंध हुकूमत ने अपनी नजरसानी दरखास्त में केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल ना करने की इस्तदा कर दी। साइंस सरकार का मौकफ है कि केस मुंतकली से न सिर्फ इंतजामी मसाइल पैदा होंगे, बल्कि ऐसा करना शफाफ ट्रायल से इनकार के मुतरादिफ भी होगा। NRO कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है, ये तो बता दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अलीम खान केस में इमरान खान से भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान खान के उम्रे की अदायगी और इलेक्शन के अखराजात किसने अदा किए। बिलावल हाउस के ड्राई क्लीन और बिलों की तहकीकात हो सकती है, तो इस पर भी पूछा जाना चाहिए। अलीम खान के नाम के साथ एक और नाम भी जुड़ा हुआ है, ये नजर नहीं आया काफी अरसे के बाद। ये ATM कार्ड है बिलावल हाउस के, मनी ट्रेल के लिए मार्केट के पैसे भी आ रहे हैं। ये इधर धुलाई के कपड़े हुए, ये ड्राई क्लीन हुई, खर्चे जो इलेक्शंस के हुए हैं, जो उनके इमरान के इलेक्शन का हुआ है, उम्रे, जहाज, ये सारी चीजें, तो उनका भी सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर PAC के चेयरमैन में शहबाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उसके ऊपर नेब का केस है, तो फिर इमरान खान को भी देना चाहिए। उसके ऊपर नेब का केस है, खत्म नहीं हुआ है। NRO कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है, अपोजिशन भी कहती है भाई हमें तो पता भी नहीं है। अगर कोई मांग रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि जी मांग रहा है उसका नाम दे दो। धरना पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन मोड़ था। नवाज शरीफ और जरदारी सियासी तौर पर किस्सा पारी न बन गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में घन गरज। कहा गुज़िश्ता अदवार में हुकूमत ऐसे चलाई गई जैसे डाकू डाका मारने के बाद पैसा लुटाते हैं। सिंध के तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा जरदारी, मुराद अली शाह और ओमनी ग्रुप के अकाउंट में गया। पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। आज आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासी तौर के ऊपर एक किस्सा पारीना बन चुके हैं। उनकी कोई सियासी हैसियत मुल्क में बाकी नहीं रही। उन्होंने बाहर से इधर से कर्जे लिए, तमाम पाकिस्तान के असासों को गिरवी रखवा दिया और वो पैसे आपने फिर अपने अल्ले तल्लों में उड़ाए। जो GIT का केस है आसिफ जरदारी का, 2000 अरब रुपया खर्च है सिंध का सिर्फ डेवलपमेंट, उसमें से 700 अरब रुपया उन जाली अकाउंट्स में और जरदारी और ओमनी और इनके अकाउंट्स में चला गया जो कि वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, और मुराद अली शाह। जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत चलाई है कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे डाकू डाके के बाद पैसे जो हैं वो अपनी अयाशियों पे लुटाते हैं, इस तरह से इन्होंने लुटाए। और अब बात करते हैं कराची की, जहां भैंस कॉलोनी में नौजवान की हलाकत एक मौमा बन गई। इरशाद रांझानी डाकू था, आम शहरी था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल को 2 रोज कबल UC चेयरमैन ने फायरिंग करके जख्म किया था। इरशाद सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत ना की। हलाकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हुक्काम भी जाग गए।
भैंस कॉलोनी कराची में शहरी की हलाकत का मामला उलझ गया। 2 रोज कबल यूसी चेयरमैन रहीम शाह ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी किया। इरशाद रांझानी नामी शख्स जमीन पर तड़पता रहा मगर किसी ने उसकी मदद न की। रहीम शाह का दावा है कि उन्हें लूटने की कोशिश की गई, अपने दिफा में फायरिंग की। ये भैंस कॉलोनी मोड़ की तरफ हमने टर्न करना था, अचानक वहाँ सामने एक गाड़ी आ गई। इसने पहले 2 फायर किए इन्होंने हमारे ऊपर, फिर मैंने अपना शीशा जो है चढ़ा हुआ इसके ऊपर फायर किया, जिससे ये मुलजिम जख्मी हो गया। रहीम शाह ने बताया कि उन्होंने 15 पर इत्तला कर दी थी। ट्रैफिक की वजह से पुलिस ताखीर से पहुंची। 2 दिन पहले पेश आने वाले वाकये की वीडियो वायरल हुई, तब पुलिस को भी तफ्तीश का ख्याल आया। अभी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। अगर सीआरओ में मौजूद होगा तो बिल्कुल हम उसको भी मंजर आम करेंगे। मौके के ऐनी शाहिद हैं और जो गवाह हैं, जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जो लोग खड़े हुए हैं, उन तमाम को आईओ ने तलब किया है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि गोली चाहे मुजरिम को लगे, अस्पताल पहुंचाया जाना उसका हक है। हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए था उसको, और इसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे। जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब मकतूल इरशाद के दोस्तों का दावा है कि वो सियासी जमात का कारकुन था, डाकू नहीं। उसे दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया है। वाकये की मुकम्मल तहकीकात करवाई जानी चाहिए। मकतूल इरशाद रांझानी के घर वाले कहते हैं अगर इरशाद गुनाहगार था तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। जालिम शख्स ने मासूम को बेगुनाह मार डाला। कराची की भैंस कॉलोनी में हुजूम के दरमियान तड़प कर जान देने वाला इरशाद रांझानी दादू का रिहायशी था। 38 साल इरशाद के 3 बच्चे थे। घर वाले गम से निढाल हैं। कहते हैं कि इरशाद को डकैत कहकर गोलियां मारने वाले यूसी चेयरमैन रहीम शाह ने जुल्म किया है। रहीम शाह जैसे उनको कहा है कि भाई मुझसे डकैती कर रहे थे ये लोग, और मैंने इरशाद को गोली मारी है अपनी गाड़ी के अंदर से। ये सरासर एक झूठा और एक प्लांटेड इल्जाम है। इरशाद की वालदा की दुहाई रहीम शाह को गिरफ्तार किया जाए। रोजी रोटी उनके बेगुनाह हमारे उथन। अहले खाना ने चीफ जस्टिस और वजीर आजम से इंसाफ की अपील की है। लियाकत अली, समा, दादू। खैरपुर में कत्ल होने वाली रमशा वसान का वालिद 7 रोज बाद घर पहुंच गया। परवेज वसान ने बताया कि उससे बेटी के कत्ल होने के बाद ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नवाब वसान की मदाखलत पर आज छोड़ा गया। शफीक शर की रिपोर्ट। खैरपुर में कत्ल की गई रमशा वसान का लापता वालिद 7 रोज बाद घर लौट आया। परवेज वसान कहता है कत्ल के बाद से पुलिस ने हिरासत में ले रखा था। पुलिस बेगुनाह मुखे अंदर के पीरी दी। अच्छा। उन्हें खौफा में मां थोड़ो साइड थी और नवा खान फोन कन पोछे दिन वाला पेरियो एफआईआर ठाए मुते पैसे छु तू सच्ची कर मां तो के मां जो मान के मुखे पर फांसाया दानो। बेटी के कत्ल के मनाजिर आज भी बाप की आंखों के सामने घूमते हैं। देरी कर मुते चढ़िया बेजना 3 जना अंदर हलिया गया ये अंदर जे भगा मां भजो अंदर कमरे में देरी कर मुते चढ़िया मुखे मुडी अड़ाए खट में अंदर डज खबर। समा की टीम ने राब्ता किया तो एसएसपी खैरपुर उमर तुफैल ने परवेज वसान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। रमशा कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान में से 3 अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। शफीक शर, समा, खैरपुर। कराची में डाकुओं के दिल से खौफ निकल गया। सोहराब गोट में मज़ाहमत पर 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। शाह फैसल कॉलोनी में चोर ने मस्जिद को भी ना बख्शा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं, दुकान हो या मकान, सड़क हो या बैंक, लुटेरों ने हर तरफ खौफ फैला रखा है। जरा सी मज़ाहमत करने पर गोली चला देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ सोहराब कोट में। लियाकताबाद के बैंक से वली खान और अमानुल्लाह रकम निकलवा कर निकले तो डाकू भी पीछे पीछे चल पड़े। सोहराब कोट के करीब कोयटा टाउन में घेर लिया। वली खान और अमानुल्लाह ने अपनी मेहनत की कमाई लुटेरों के हवाले करने से इनकार किया। मज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर डाली। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इधर पुलिस भी खड़े थे। पुलिस वालों को आवाज लगा रहा था, मैं कह रहा यार ये चोर है, पकड़ो इनको, बंदूक को मार दिया। पुलिस वाले ने एक ने हवा पे फायरिंग किया और वो दोनों चले गए। टेक्निकल हमारे पास फैसिलिटीज हैं, उन तमाम को जो है हम अवेल करेंगे और इंशाल्लाह
जल्दी इस केस को वर्कआउट करके आप लोगों को। दूसरी जानिब चोर भी खूब शोर मचा रहे हैं। मस्जिद तक का एहतराम न किया। शाह फैसल नंबर 1 में मस्जिद की दीवार कूदी, बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ा, वायर उठाया और चलता बना। पुलिस चोर को तलाश कर रही है। ऐसे में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं हुकूमत हर काबिल अमल तजवीज़ को खुशामदीद कहेगी। समा से गुफ्तगू में बोले जिन्हें कोटा दिया गया है उनमें से अगर कोई सस्ता हज की तजवीज़ दे तो बात करने को तैयार है। जिनके साथ कोटा है उसमें से कोई आके कहें तो फिर मैं ठीक है, हम उनसे बात करते हैं। फिर हम हर काबिल अमल तजवीज़ को हम वेलकम करते हैं और हमारा हदफ जो है कम से कम पैकेज में बेहतर से बेहतर हज कराना है, और लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स पर किसी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। 1700 एनरोल्ड कंपनी है जिनको कोटा नहीं मिला है, क्योंकि सबको मिल नहीं सकता, इतना कोटा नहीं है। और आइंदा जो आता रहेगा न्यू कंपनियों को मेरिट के मुताबिक दिया जाएगा। यहाँ खबर यह है कि लीगी दौरे हुकूमत की माशी आदाद और शुमार में भी हेरा फेरी। 2017-18 में माशी तरक्की की शरह 5.2% रही, लेकिन मतवालों ने 5.8% रहने का दावा किया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, क्या हेरा फेरी है, क्या शुमार है जो सामने आ रहे हैं, आदादो शुमार है, क्या है ये सब कुछ? देखिए किरण, 10 साल की बुलंद तरीन शरह करार दी गई थी, रिकॉर्ड करार दिया गया था लीगी हुकूमत की जानिब से। गुज़िश्ता माली साल जब फिगर सामने आए थे कि 5.79% रही है माशी तरक्की, लेकिन आज जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें ये बताया गया है कि दरअसल 5.22% मुआशी तरक्की की शरह रही, और ज़राअत से लेकर सनतें और खिदमात जितने भी शोबे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा फिगर्स शो किए गए थे आदादोशुमार, जिसमें अब कमी की गई है, उसको रिवाइज किया गया है। और जो लीगी हुकूमत के दौर में दावा किया गया था रिकॉर्ड मुआशी तरक्की का, वो गलत साबित हुआ है आज के इजलास में जो तफसीलात सामने आई हैं। शकील, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब जरा आगे बढ़े, फैसलाबाद की बात करें। यहाँ पाबंदी थी, इसके बावजूद बसंत मना ली गई। हवाई फायरिंग और हादसात में एक खातून जाँ बहक हुई, कई अफराद जख्मी भी हुए। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद बसंत मनाई गई, पतंगे उड़ती रहीं, हर तरफ बो काटा का शोर। कई इलाकों में हवाई फायरिंग भी हुई और लोगों की जान पर बान आई। प्रताप नगर की बल्कीस बीबी हवाई फायरिंग से जाँ बहक हो गई। शेख कॉलोनी की महफिश जख्मी हुई। सत्याना रोड पर मोटरसाइकिल सवार अवैस गले पर डोर फिरने से जख्मी हुआ। मेरे 3 टांके लगे हैं, ठीक है, इस खूनी खेल को बंद करना चाहिए। पतंगबाजी के दौरान छत से गिरने और डोर फिरने से 1 दर्जन से जायद लोग जख्मी हुए। मनचले फिर भी पुलिस को चैलेंज करते रहे। हम पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोई पुलिस आई नहीं, ना देखा मैं, और हमने एंजॉय करके घरों में जा रहे हैं इज्जत के साथ। पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन में 200 के करीब पतंगबाज पकड़े गए, जबकि 45,000 पतंगे और 3,000 डोरें भी कब्जे में ली गईं। कैमरामैन रहीर असगर के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कुछ बाद मौसम की। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। गलियात में आसमान से रुई के गाले गिरे तो मौसम सर्द और मनाजिर हसीन हो गए। ठंडियानी में 5 फुट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर हो गए। खाने पीने की अशिया भी नायाब हो गईं। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। वादी लीपा और कन्ना में 4 फुट तक बर्फ पड़ी। लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मलका कोहसार में सफेद मोती बरसते रहे। मरी में 48 घंटे के दौरान 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। पारा -5 तक गिर गया। दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला न थमा। लोहारी टॉप में दर्जा हरारत -6 और कमराट में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दूसरी जानिब NH ने बर्फबारी के दौरान मुकम्मल सफाई तक लवारी टनल रात 8 से सुबह 6 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया है। हाजिर है ब्रेक के बाद। अब जरा करते हैं नवाज शरीफ साहब के दिल की बात। नवाज शरीफ को माहिर अमराज क़ल्ब की जरूरत है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात सामने आ गई हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जट से। अली जट, बताइएगा क्या सिफारिशात की गई? मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जो मेडिकल बोर्ड बना था चौथा, उसमें ये कहा गया कि एंजाइना के मर्ज की तशखीस हुई है थैलियम स्कैन टेस्ट में, और इसके साथ साथ उनकी न सिर्फ अद्वियात तब्दील की गई हैं बल्कि ये भी कहा गया कि उन्हें स्पेशलाइज्ड
माहिरीन अमराज कल्ब को चेकअप कराया जाए और ऐसे ही अस्पताल में रखा जाए जहां उनका इलाज हो सके। इसके अलावा उनकी जो खुराक है उसमें भी कहा गया कि नमक कम इस्तेमाल किया जाए, चिकनाई से परहेज किया जाए और बिल्कुल सादा खुराक इस्तेमाल कराई जाए। और उन खास तौर पे उनका जो ट्रीटमेंट है वो दिल के हवाले से होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ उनका जो शुगर है और कंट्रोल लेवल है वो भी, उसकी जो टेस्ट है वो क्लियर है, उसमें किसी किस्म को भी प्रॉब्लम नहीं है। आर्ज़ा कल्ब से मुतालिक तिब्बी सहूलियात वाले अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये सिफारिश भी सामने आई है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया लीजड़। कराची में गैस की बंदिश ने अवाम को इम्तिहान में डाल दिया। CNG स्टेशन भी मुकर्रर वक्त से घंटों पहले बंद हो गए, जब इतवार को खुलेंगे। पानी नहीं, ठंडा पानी हम हाथ लगाएंगे, हम जिएंगे। तुम तो अगर तुम्हारे पे ये मार पड़े ना वजीरों पे और इन पे जो बैठे हुए हैं जिनको हमने बिठाया है। किसी को सुबह दफ्तर जाना था तो किसी को स्कूल, और फिर नमाज जुम्मा भी तो अदा करनी थी। ये कहानी है कराची में गैस बंदिश की। शदीद सर्दी में ठंडे पानी से कैसे नहाएं? चूल्हों पर पानी तो रखा लेकिन ठंडा का ठंडा ही रहा। गैस की बंदिश ने तो शहरियों का इम्तिहान ही ले लिया। लियारी, कोरंगी, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, ओल्ड सिटी एरिया और गुलबहार के मकीन गुस्से में नजर आए। गीजर ही नहीं चल रहा था गैस की वजह से। चूल्हे पे गर्म करने के लिए पानी रखा तो गैस की वजह से वो भी गर्म नहीं हो पाया, जुम्मा ही निकल गया। ना ही कोई ड्यूटी पे पहुंच सकता है, ना ही घर पे कोई चीज पक सकती है। हर तरीके से गैस का जो निजाम है वो है ही नहीं। नहाना ही नहीं, सफर करना भी नामुमकिन ही है, क्योंकि CNG हफ्ते की सुबह 8 बजे खुलना थी, लेकिन बंदिश मजीद बढ़ गई। अब CNG स्टेशन तकरीबन 3 रोज बंदिश के बाद इतवार की सुबह 8 बजे खुलेंगे। साइड इंडस्ट्री भी 3 रोज से बंद पड़ी है। सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा किसने किया? अदालती हुक्म पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने छानबीन की तो बहरिया टाउन का नाम सामने आया। तफसीलात बताएंगे मंसूर मुगैरी। जमीन सरकार की, कब्जा बिल्डर का, ये क्या कहानी है? अदालती हुक्म पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने छानबीन की तो मालूम हुआ बहरिया टाउन सरकारी जमीनों पर कब्जे करने में बाजी ले गया, जिसके बाद बहरिया टाउन की जेर तामीर 25,000 एकड़ पर सवाल उठ गए। बहरिया टाउन ने सरकार की 12,000 एकड़ जमीन पहले MDA से हथियाई थी। सरकार की मजीद 13,000 एकड़ जमीन पर भी कब्जा किया। ये कब्जे साबिक SSP मलिर राव अनवार और दीगर सरकारी अफसरान की मदद से करवाए गए। अदालती हुक्म पर MDA से हासिल करदा जमीन सिंध हुकूमत ने वापस ले ली, लेकिन 13,000 एकड़ का हिसाब लेना बाकी है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने महकमा रेवेन्यू के साथ सैटेलाइट से नक्शे भी लिए। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।